हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बोलो पंकज। आ रही है सर आवाज हाँ, बिल्कुल प्रॉपर। स्टार्ट करें क्लास। बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज़? हाँ, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। दिख रही है। हाँ, अब देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा जो आपका जो टॉपिक नंबर 4 है ना सिलेबस के अंदर, सर्किट ट्रांजिएंट। ठीक है ना? तो जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो पढ़ा है, ठीक है ना, बेसिकली उसका यूज कहाँ होता है? तो वन ऑफ द यूज लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वो है सर्किट ट्रांजिएंट के अंदर। सर्किट ट्रांजिएंट्स क्या होते हैं, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर तीन एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ये तीन एलिमेंट ही आप देखेंगे, बाकी जो एनर्जी सोर्स लगे रहते हैं बाकी तो इनमें अंदर जो रेजिस्टेंस है ना, ये तो अपने अंदर किसी भी प्रकार की एनर्जी स्टोर करके नहीं रखता, कोई भी ऊर्जा उसके अंदर स्टोर नहीं होती है। लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। आपने कभी अ, देखा होगा गांवों के अंदर या शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर, जहाँ पे भी आप रहते हैं, कई बार जब आप अपना पंखा या ये ठीक करवाने जाते हैं ना, तो ठीक करने के बाद वो क्या करता है, टेक्नीशियन या जो मिस्त्री होता है, वो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करके देता है। तो उसमें से एक स्पार्किंग सी आवाज़ आती है। बेसिकली क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इंडक्टर या कैपेसिटर को लगाएंगे, तो वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना? वो जो एनर्जी स्टोर करते हैं, छोटे लेवल के ऊपर उस एनर्जी का मान बहुत कम होता है। तो जरा सा दोनों को शॉर्ट किया कैपेसिटर को, तो डिस्चार्ज हो जाएगा सारा सारा उसके अंदर जो एनर्जी है। जो इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करके रखता है ना अपने अंदर, वो करता है इन टर्म्स ऑफ करंट। एनर्जी जो इंडक्टर स्टोर करता है, वो करंट के टर्म्स में करता है। और जो फार्मूला होता है इसका, इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार लिख के। जो इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, वो होती है जैसे ये है ना, कितना होता है, 1/2 हाफ एल। एल इंडक्टर है, आई उसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो है, और इसका स्क्वायर होता है करंट का। ये फार्मूला होता है। कहने का मतलब ये है कि हाफ आई एल आई स्क्वायर, ये करंट का एनर्जी जो स्टोर करता है इंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ करंट। फार्मूला होता है हाफ 1/2 एल आई स्क्वायर। ठीक है? इस प्रकार से कैपेसिटर भी अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है। वो अपन जब कैपेसिटर करेंगे तब मैं डिस्कस कर लूंगा ये बेसिकली क्या है और क्या ट्रांजिएंट का मीनिंग है। देखिए, आपने इंडक्टर को सर्किट में लगाया, जब आपने सर्किट में इसको लगा लिया, तो इसने अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रख ली। सूत्र क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर। जितना करंट गया उसका स्क्वायर इंटू इंडक्टर की जितनी वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इतनी टोटल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। किसके टर्म में हो रही है? करंट के टर्म्स के अंदर। इसका मतलब यह है कि जब मैं सर्किट से इंडक्टर को हटा दूंगा, तब भी उसके अंदर करंट रहेगा। समझ में आ गया? जब भी इसको मैं इंडक्टर को सर्किट से हटा दूंगा, ये एनर्जी सोर्स हटा दूंगा, ये वी, ठीक है, तब भी उसके अंदर करंट रहेगा। ठीक है? जब इस इंडक्टर को मैं दूसरी जगह प्रयोग करूंगा, इस इंडक्टर को जिसके अंदर करंट आई है पहले से स्टोर्ड है, जब मैं इसको दूसरी जगह प्रयोग करूंगा और इस स्टोर्ड करंट को मैंने कंसिडर नहीं किया क्वेश्चन को सोल्व करते समय या कोई डिजाइन करते समय, तो ये इंडक्टर विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द, ये दिस करंट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन द सर्किट। ठीक है? तो छोटे लेवल पे जैसे मैंने आपको कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लार्ज जो हमारा पावर सिस्टम है, इतना बड़ा जो हमारा पावर सिस्टम है एनर्जी का, इसमें यदि हम इन इंडक्टर और कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर को कंसिडर नहीं करेंगे, देन ये इंडक्टर और कैपेसिटर हमारे पूरे पावर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसलिए जब भी इनका एनालिसिस या डिजाइन किया जाता है, तो इंडक्टर और कैपेसिटर का ये कंसिडर किया जाता है कि इनमें एनर्जी स्टोरेज कितनी हो रही है। तो हम बेसिक लेवल पे देखेंगे, केवल डिजाइन हमारा सिलेबस में है नहीं, कि बेसिकली क्या होता है ये। तो ट्रांजिएंट क्या है? ट्रांजिएंट को बोलते हैं क्षणिक करंट। सर्किट ट्रांजिएंट क्षणिक करंट या क्षणिक वोल्टेज। तो ये वोल्टेज बहुत तेजी से या करंट बहुत तेजी से चढ़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ करंट और एल और टाइम।
ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो डिके हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको इसका ग्राफ बताऊंगा किस तरह से इंडक्टर में या आरएल सर्किट के अंदर करंट बढ़ता है और कैसे वो बाद में खत्म हो जाता है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो ये जो ट्रांजिएंट्स जो है, जो सर्किट करंट्स जो है, इनमें हम हमेशा आई और ब्रैकेट में टी लिखते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है ना, आई ब्रैकेट टी। इसका मीनिंग्स ये है कि ये जो करंट है ये टाइम के साथ साथ, हाँ बोलो नितिन। सर, जो इंडक्टर होता है वो अपने अंदर किस फॉर्म में मतलब करंट को स्टोर करके रखता है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। और कैपेसिटर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। ओके, ठीक है ना। ये जो जो ट्रांजिएंट जो करंट होंगे ना, उसको हम करंट और उसके ब्रैकेट में टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो करंट है ट्रांजिएंट करंट है। ट्रांजिएंट करंट मतलब क्या है? ये करंट समय के साथ साथ बदलता रहेगा। समझ में आ गया ना? ट्रांजिएंट का मतलब समय के साथ, टाइम के साथ करंट बदलता रहेगा। तो जो भी आपके ट्रांजिएंट का जो सर्किट होगा उसमें स्विच जरूर होगा। ठीक है, तो ये स्विचिंग, अब आप ये जो ट्रांजिएंट जो आते हैं ना सर्किट के अंदर, ये किसके कारण से आते हैं? स्विचिंग ऑपरेशन से आते हैं। तो जो बड़ा पावर सिस्टम होता है जिसमें सडनली हमने कोई लोड हटा दिया या सडनली कोई लोड लगा दिया, इसके कारण से करंट ट्रांजिएंट इनके अंदर आ जाता है। तो सर्किट ट्रांजिएंट के अंदर एक हमेशा आपको स्विच मिलेगा और करंट में आई ब्रैकेट में टी मिलेगा। तो एक सिंपल आरएल सर्किट को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एक आरएल सर्किट है, चित्र में एक सीरीज आरएल सर्किट बताया गया। सीरीज का मतलब आर और एल किसके अंदर है? सीरीज के अंदर है। आपके सिलेबस में सारी चीजें सीरीज के अंदर है, कोई पैरेलल के अंदर नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट लाइन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रारंभ में इंडक्टर एल शून्य अवस्था में। शून्य अवस्था का मतलब यह है कि इसमें कोई भी करंट पहले से नहीं है। जब मैंने इस इंडक्टर को कहीं से लेकर आया ना, तो ये अनचार्ज इंडक्टर था, कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब उसमें शून्य अवस्था कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर का इनिशियल करंट या प्रारंभिक करंट जीरो है। एग्जाम के अंदर कुछ भी तीन टर्मिनोलॉजी आएगी। प्रारंभ में इंडक्टर शून्य अवस्था में है, इनिशियल करंट जीरो है, या प्रारंभ में धारा इंडक्टर में जीरो है। तीनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब इसे पहले से कोई करंट नहीं है। स्विच एस को टी इक्वल टू जीरो पर बंद किया जाता है। इसको मैंने टी इक्वल टू जीरो पर बंद किया। टाइम क्या है? मतलब जिस टाइम में बंद कर रहा हूँ उस टाइम को क्या कंसिडर कर रहा हूँ मैं? टी इक्वल टू जीरो कंसिडर कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तब t ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पर सर्किट में धारा आई टी ज्ञात कीजिए। मतलब स्विच को जब मैंने बंद कर दिया उस समय और उसके पश्चात सर्किट में क्या करंट होगा, ये हमको ज्ञात करना है। सिंपल केवीएल है और उसके बाद लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, केवीएल लगा दिया इसके अंदर हमने। ये वोल्टेज इक्वल टू ये वोल्टेज ड्रॉप प्लस ये वोल्टेज ड्रॉप। दो ही एलिमेंट हैं, दोनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा। इसमें वोल्टेज ड्रॉप वी आर, इसमें वोल्टेज ड्रॉप वी एल। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? इस वी के बराबर। ओके, सो केवीएल लगाने पर वी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल। व्हाट इज वी आर? वी आर होगा आई इंटू आर, और इंडक्टर का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी। तो आर आई टी करंट है, तो आर आई टी प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसमें भी टी आएगा बीच में, वैसे तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है v इक्वल टू आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। इसका भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपल है। ये डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश टी आपको जो मैंने बताया था, तो लाप्लास ऑफ एफ डैश टी बताया था एस एफ एस माइनस एफ जीरो। इसी पैटर्न के ऊपर ये डेरिवेटिव फंक्शन है। एफ की जगह आई आ जाएगा, बस ये दिस द ओनली डिफरेंस। इसका लाप्लास लिया। वी क्या? कांस्टेंट वोल्ट, डीसी सोर्स है ये कांस्टेंट वोल्टेज है, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, ए वोल्ट, वी वोल्ट। तो 1 का लाप्लास 1 बाई एस, 2 का लाप्लास 2 बाई एस, तो वी का लाप्लास वी बाई एस। ये वी बाई एस है। आई टी का आई एस हो जाएगा सीधा सीधा, प्लस एल, ये डेरिवेटिव फंक्शन है। एस एफ एस माइनस एफ जीरो, एफ ये क्या जाएगा? आई, एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस, जहाँ आई जीरो क्या है? इंडक्टर में इनिशियल करंट कितना मान रखा है? जीरो दिया हुआ है, ये वन है। आई जीरो प्लस वैल्यू जीरो मीन्स ये इंडक्टर पहले से ही कोई चार्ज होके नहीं आया है। ओके, तो इन दिस केस आई जीरो इक्वल टू जीरो गिवन टू अस, ये गिवन। तो वी बाई एस इक्वल टू आर आई एस प्लस एल एस आई एस। ये तो जीरो हो गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे?
एल एस आई एस, ठीक है। आई एस कॉमन आ गया दोनों में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ आर प्लस एल एस बराबर आई एस। तो हमें क्या निकालना देखें, तब सर्किट में धारा आई टी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आई एस निकालना है, इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे, आई टी आ जाएगा। तो आई एस बराबर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट नीचे आ जाएगा इसके, तो आई एस बराबर वी अपॉन एस एल एस प्लस आर, ये एल एस प्लस आर नीचे आ जाएगा। अब इसमें मैंने एल कॉमन ले लिया, तो वी अपॉन एस तो है ही, एल भी बाहर ले लिया, तो यहाँ तो एस बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आर बाई एल। अब ये एक फंक्शन आ गया। अभी तक जो हमने इन्वर्स लाप्लास देखे थे ना, उसमें आपको सीधा फंक्शन देते थे और उसका इन्वर्स लाप्लास पूछा जाता था। अब ट्रांजिएंट के अंदर क्या होगा, फंक्शन अपने को निकालना पड़ेगा। सो आई एस इक्वल टू वी अपॉन एस एल ब्रैकेट एस प्लस आर बाई एल, ओके। इसका इन्वर्स लाप्लास लेंगे। अभी सिंपल रूट है, एक तो रूट ये है एस इक्वल टू जीरो, एक रूट ये है एस प्लस आर अपॉन एल इक्वल टू जीरो। सिंपल रूट है। आपके ट्रांजिएंट के अंदर सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो सिंपल रूट के ही आएंगे, रियल और सिंपल रूट। जो केस 1 था, पहले नंबर का जो केस था, उसी का रूट आएंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रूट नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक है ना। तो आई एस इक्वल टू ए अपॉन एस, दो टुकड़े हैं, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस आर बाई एल, ओके। इस रूट का बराबर एस इक्वल टू जीरो, इस रूट की वैल्यू एस प्लस आर बाई एल इक्वल टू जीरो, तो एस इक्वल टू माइनस आर बाई। अब ए की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से ये हटा देंगे और इस पूरे बचे हुए फंक्शन में क्या रख देंगे, एस बराबर जीरो। ये बराबर वी अपॉन एल, जो वी अपॉन एल है, एस प्लस आर बाई एल है, ये एस प्लस आर बाई एल है, ठीक है। और एस बराबर कितना रख देंगे, जीरो। इसमें देख लो, अगर आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दीजिए यहाँ पे। ब्रैकेट लगाना चाहो लगा दीजिए, एस बराबर जीरो रख दिया हमने। वी अपॉन एल यहाँ जीरो किया, जीरो प्लस आर बाई एल, तो कितना बचेगा, केवल आर बाई एल बचेगा। आर बाई एल 1 अपॉन आर बाई एल, एल ऊपर चले जाएगा, तो वी अपॉन एल इंटू एल अपॉन आर, एल से एल कट गया, तो क्या बचा, वी अपॉन आर बचा, ठीक है। ए बराबर कितना बचा, वी अपॉन आर। इसी प्रकार बी बराबर लेंगे, बी इक्वल टू वी अपॉन एल, ये हटा देंगे, 1 अपॉन एस, रूट की वैल्यू एस इक्वल टू माइनस आर बाई एल, वी अपॉन एल इंटू 1 अपॉन माइनस आर बाई एल, तो वी अपॉन एल इंटू माइनस एल बाई आर, एल से एल कटे माइनस वी बाई आर। तो ए बराबर प्लस वी बाई आर और बी बराबर माइनस वी बाई आर, ये बचा। अब ये वैल्यू रोक दी यहाँ पे, ए और बी की, यहाँ पे ये जो आई एस है ना, यह वैल्यू रोक दी। तो आई एस इक्वल टू वी अपॉन आर एस माइनस वी अपॉन आर एस प्लस आर बाई एल, यहाँ पे वैल्यू, ये वी बाई आर था और बी माइनस वी बाई आर था। अब ये इसका मैंने इन्वर्स लाप्लास लिया, इसका इन्वर्स लाप्लास, ठीक है। इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर वी अपॉन आर तो ही, 1 अपॉन एस का लाप्लास क्या होता है, यू टी या 1, तो ये वी बाई आर आ गया। ये एस प्लस ए है, 1 अपॉन एस प्लस ए, इसका लाप्लास होता है ई की पावर माइनस ए टी। ए क्या है, आर बाई एल, तो वी अपॉन आर तो कॉन्स्टेंट है, वी अपॉन आर ई की पावर माइनस ए टी, ये होता है ए की वैल्यू आर बाई एल, तो ये हो गया ये माइनस आर बाई एल टी। वी बाई आर कॉमन ले लिया, तो आई टी बराबर आ गया आई टी बराबर आ गया वी अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर अपॉन एल टी। यह आ गया आपके आई टी पूछा था उसने अपने से, ठीक है। ये करंट का एक्सप्रेशन आया है आरएल सर्किट के अंदर। अब जो थोड़ा सा एनालाइज करता हूं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको ढंग से करेंगे तो इनिशियल करंट, देखिए जब इनिशियल वैल्यू थ्योरम फाइनल वैल्यू थ्योरम बताई थी, तो टी इक्वल टू जीरो रखें तो इनिशियल करंट आ जाएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी रखें तो फाइनल करंट आ जाएगा। प्रारंभिक मान और
अंतिम मान। तो t इक्वल टू 0 में मैं देखता हूँ क्या करंट आएगा सर्किट में। इस पूरे में t इक्वल टू 0 रख दिया, तो यहाँ 0 I0 इक्वल टू V अपॉन R 1 माइनस e की पावर 0। e की पावर 0 इज 1, 1 से 1 कट गया, कितना है 0। इट मीन्स जब इस सर्किट में मैं स्विच को क्लोज कर रहा था उस समय करंट कितना था 0। अब आपको अगर करंट 0 होगा सर्किट में, स्विच के बिना कहाँ से आएगा, आएगा भैया करंट आएगा इंडक्टर। लेकिन क्योंकि इंडक्टर में कितना करंट माना, प्रारंभ में मैंने 0 करंट माना है ना। अगर ये कहीं करंट दिया हुआ होगा तो उसकी वैल्यू आएगी वहां पर। 0 करंट माना तो यहां पे करंट कितना आया 0 आ गया, दिस इज 0। अब मैं देखूंगा ये जो सर्किट है हमारा, ये वाला सर्किट, इसमें फाइनल करंट कितना है। फाइनल करंट का मतलब कि जब t इक्वल टू इन्फिनिट हो जाएगा तब इस सर्किट में करंट क्या होगा। ओके, तो इंडक्टर का बिहेवियर मालूम चल जाएगा अपने क्या करंट होगा। देखिए एट t इक्वल टू इन्फिनिट फाइनल करंट I इन्फिनिट इक्वल टू V अपॉन R 1 माइनस e की पावर माइनस इन्फिनिट। यहाँ पर रख दिया, t की जगह इन्फिनिट रख दिया तो हो गया माइनस इन्फिनिट। e की पावर माइनस इन्फिनिट होता है 0, तो I इन्फिनिट इक्वल टू V अपॉन R 1 माइनस 0 इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू IM। तो देखिए फाइनल वैल्यू करंट क्या आया, ये आया V अपॉन R। अब इस सर्किट को देखिए, ये सर्किट है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है सर्किट में 0। जैसे ही मैंने स्विच बंद किया, 0 प्लस का मतलब जो है ना यहाँ पे 0 प्लस का मतलब क्या है, तुरंत बंद करने के बाद, तो बंद करने के बाद करंट कितना है 0 है। 0 कब होगा, जब सर्किट में ओपन सर्किट होगा। तो देखिए t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है शुरू में, t इक्वल टू 0 पे। और t इक्वल टू इन्फिनिट पे करंट कितना है V अपॉन R, V अपॉन R। तो इंडक्टर कहाँ चले गया फिर, जब इस सर्किट में मैंने स्विच बंद कर दिया, इन्फिनिट समय हो गया, अंतिम स्थिति आ गई, फाइनल वैल्यू आ गई, इस सर्किट में करंट कितना है V अपॉन R। तो इंडक्टर कहाँ चले गया, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की बात ही व्यवहार करता है। तो नोट कर लीजिए इस चीज को, ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर व्यवहार करता है ओपन सर्किट की तरह, t इक्वल टू इन्फिनिट पर इंडक्टर व्यवहार करता है शॉर्ट सर्किट की तरह। तो करंट कितना हो गया सर्किट में V अपॉन R, दिस इज द करंट V अपॉन R। तो ये फाइनल करंट हो गया V अपॉन R, जिसको मैं कहता हूं मैक्सिमम करंट। क्यों, क्योंकि इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अब इसका ग्राफ यदि मैं खींचूं, ये ग्राफ है आपके, t इक्वल टू 0 पे करंट कितना है 0 और इन्फिनिट पे V अपॉन R इक्वल टू IM। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा, चरघातांकी फलन है, क्योंकि यहाँ पे E का फंक्शन है ना करंट में। तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा। इस ग्राफ की डिटेल में हो जाइए, आप इसको याद रख लीजिए, इस तरह से ग्राफ आएगा। और जब अनंत समय हो जाएगा उस समय करंट कितना हो जाएगा I अपॉन R। जो टच नहीं करना इस वाली लाइन के, बस यहाँ तक छोड़ देना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आए जा सकते हैं वो ये आए जा सकते हैं, RL सर्किट में अंतिम समय करंट कितना होगा V अपॉन R। इंडक्टर कैसा बिहेव करता है शॉर्ट सर्किट की जैसे। t इक्वल टू 0 पर इंडक्टर कैसा व्यवहार करेगा ओपन सर्किट की जैसे, ठीक है। एक वन मोर टर्म जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पे आ सकती है, विच इज नोन एज द टाइम कांस्टेंट। आरएल सर्किट में जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका मान होता है L अपॉन R। याद रख लीजिए, आरएल सर्किट में टाइम कांस्टेंट का मान होता है L अपॉन R। अब टाइम कांस्टेंट होता क्या है, डेफिनेशन याद कर लीजिए। टाइम कांस्टेंट आरएल सर्किट में वह समय जिस पर सर्किट में धारा, अधिकतम धारा की 0.632 या 63.2% तक पहुंच जाए, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसकी इकाई सेकंड होती है और टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है L अपॉन R, L अपॉन R सेकंड, ठीक। तो ये एक टाइम कांस्टेंट है। करंट ये IT है, कितना पहुंच गया मैक्सिमम, तो कितना है IM, कितना पहुंच गया 0.632। एक ये वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू -1 करेंगे ना, इसको सोल्व करेंगे ना फिर, तब ये वैल्यू आती है यहाँ पर। R/L इक्वल टू T का मान रखेंगे अपन और ये e की पावर -1 हो जाएगा। इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होता है 0.632 IM, या 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 63.2%। तो सर्किट में जब धारा मैक्सिमम करंट की 63.2
तक पहुंच जाए जितने समय में, वो समय कहलाता है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट का मान आर एल सर्किट में क्या होता है, एल अपॉन आर निकालो, टाइम कांस्टेंट निकालो किसी सर्किट का, एल अपॉन आर से निकाल लीजिए, इकाई होगी इसकी सेकंड। और आर एल सर्किट में टाइम कांस्टेंट में करंट कितना होगा अधिकतम का 63.2% या 0.632%। ठीक है, ये आर एल सर्किट है। तो दो चीज, एक तो डेरिवेशन तो संभावना कम ही आपके आने की, नहीं आती डेरिवेशन, इसके ऊपर न्यूमेरिकल जरूर आ सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, एक तो ये ध्यान रखनी है कि इंडक्टर में इनिशियल करंट होता है 0, t इक्वल टू 0 पर करंट होगा 0। जब फाइनल स्थिति आ जाएगी, अंतिम समय आ जाएगा, उस समय इंडक्टर में करंट होगा v अपॉन आर। ठीक है, तो कल जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तब और ही क्लियर हो जाएगा कि अंतिम स्थिति में करंट v अपॉन आर होगा। दूसरा है इंडक्टर का टाइम कांस्टेंट आर एल सर्किट में विच इज इक्वल टू एल अपॉन आर सेकेंड, यूनिट इसकी सेकेंड होती है, और टाइम कांस्टेंट में करंट कितना होगा 0.632 IM, ये करंट होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आरएल सर्किट। तो डेरिवेशन आने की संभावना बहुत कम है एग्जाम में, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि इंडक्टर का जो बिहेवियर होता है वो t इक्वल टू 0 पर ओपन सर्किट की भांति व्यवहार करता है, ये भी आप नोट कर लीजिए, और t इक्वल टू इन्फाइनाइट पर शॉर्ट सर्किट की भांति व्यवहार करता है कैपेसिटी इंडक्टर, ये नोट कर लीजिए। I इक्वल टू 0 पे करंट, t इक्वल टू 0 पे करंट I0 होगा, इन्फाइनाइट पे V बाई R होगा, और टाइम कांस्टेंट होता है आरएल सर्किट का वैल्यू L अपॉन R, और वह समय जिस पर सर्किट में करंट अधिकतम का 63.2% तक पहुंच जाए वो टाइम कांस्टेंट कहलाता है। आगे भैया समझ में कुछ, कोई क्वेश्चन? हाँ सर। इसको देखो, पढ़ लो, ढंग से समझ लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफ़ी कम आ रहे हैं, बाद में इनके समझ में आएगा नहीं, कहेंगे सर हमारे समझ में नहीं आ रहा, सर्किट कंप्लीटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, आप इस मुगा लेते हुए मत रहिए, इसके अंदर कोई थ्योरी क्वेश्चन आएगा, कोई थ्योरी क्वेश्चन एक आध आ सकता है तो आ जाएगा, अधिकतर बाकी इसके अंदर एक आध क्वेश्चन तो थ्योरी का आता है, बाकी अधिकतर इसके अंदर न्यूमेरिकल आता है। तो मैं चाहता हूँ अच्छी तरह से आप पढ़े, तो जिससे से आपके नंबर इसमें अच्छा आ जाए। ठीक है, और कोई पूछना चाहता है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं इसको बंद करता हूँ क्लास को। ठीक है, ओके।